हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। हम अपने सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री का मार्क्समैन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे थे और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे वी आर डिस्कसिंग। तो लास्ट हमने देखा कि दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी। 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग करते हैं। इसी बीच में आप देखोगे कि अप्रैल के महीने में मई के महीने में गांधी जी को अरेस्ट कर लेता है और कुछ दिनों के बाद साइमन कमीशन जो कि 1928 फैब के महीने में इंडिया में आया था, जिसमें देयर वाज नो इंडियंस एंड व्हिच वाज वेहीमेंटली अपोज्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी, प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट। अपने रिपोर्ट को जून के महीने में प्रेजेंट करता है और जिस रिपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्कस करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट तो नहीं, इट वाज पॉलिटिकल पार्टी एंड इट वाज द मोस्ट पोटेंट जो पार्टी थी उस टाइम की, दैट वाज कांग्रेस। बट कांग्रेस जो था वो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, उसमें जाने से मना कर देता है। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, 30, 31, 32, और उन तीनों में प्रथम में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, दूसरे में भाग लेती है और तीसरे में भाग लेती है। बट हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आ चुके हैं और हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियन, भारतीय क्रिश्चियंस को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ, उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द केटी पॉल जो थे उन्होंने क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया था। तो उस थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है कि 1930 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, तो उस टाइम में वहाँ के अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज रैमसे मैकडोनाल्ड, और उन्होंने यहाँ के सारे लीडर्स को बुलाया। बट कांग्रेस तो पहले से ही तैयार नहीं थी, बोला व्हाई वी शुड डिस्कस बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर साइमन कमीशन, देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे अदर देन कांग्रेस जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आप तेज बहादुर सप्रू का नाम सुनोगे, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना हुआ है, मोहम्मद सफ़ी, आगा खान, फजलुल हक, एम.आर. जयकर और मुंज अम्बेडकर थे, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड एक इंपॉर्टेंट लीडर और थे सुंदर सिंह मजाथिया। तो ये आप देखोगे कि देयर वर सम लीडर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई उसमें केटी पॉल ने क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स समन्ड इन लंदन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो इट वाज ड्यूरिंग द 1930, 1930 में जो था फर्स्ट राउंड टेबल किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे वो डिस्कस करने वाले थे व्हाट योर फीडबैक रिगार्डिंग द साइमन प्रपोजल्स। साइमन कमीशन ने जो प्रपोजल दिए थे उसका, और ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेंट जेम्स पैलेस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? तो अभी हमने कुछ लीडर्स का नाम लिया था, तो उस लीडर्स में आप देखोगे कि महात्मा गांधी ने नहीं अटेंड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। इट वाज दैट मौलाना मोहम्मद अली हु पार्टिसिपेटेड इन दैट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली। दूसरा जो क्वेश्चन है 4 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इट वाज हेल्ड इन 1930, यस इट इज ट्रू। ये नॉट पूछ रहा है, नॉट को याद रखना। इट वाज हेल्ड इन 1930, डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, बिल्कुल सही। देन इट वाज हेल्ड इन लंदन, बिल्कुल सही है। इट वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, नो इट वाज नॉट अटेंडेड बाय कांग्रेस एट ऑल। हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड? नॉट। अब जब नॉट की बात कर रहा है, नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो दिसंबर महीने 1931 में हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी ने जो था उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। बट जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। उसके अलावा दूसरे जो लीडर्स थे, महादेवी देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एक नाम सबसे कॉमन है, दैट इज बी आर अम्बेडकर तो थे ही। क्वेश्चन नंबर 6 says who represented Congress in the second कॉन्फ्रेंस में? तो इट वाज महात्मा गांधी। दिसंबर 1931 जो लंदन में हुई उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट? तो महात्मा गांधी जो थे वो द्वितीय जो हुआ था दिसंबर 1931 में, उसमें प्रेजेंट थे। इसके अलावा और भी जो लीडर्स आपने नाम सुने, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, ये सब जो इंपॉर्टेंट लीडर थे जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द गांधी जी? तो इस वाज ओनली सेकंड। महात्मा गांधी when visited London to participate in the second round table, द्वितीय तो राउंड कहाँ रुके थे? तो इट वाज इन किंग्सले हॉल में रुके थे। और प्रथम जब हुआ था 1930 में, तो वो कहाँ पे रुके थे लोग? सेंट जेम्स पैलेस में।
The question is that Mahatma Gandhi left Bombay for London to participate in the second round table conference. और एक शिप से गए थे जिसका नाम था SS राजपुताना. इट इज़ अ मेयर फैक्ट. इसको जस्ट आप याद रखना कि SS राजपुताना शिप से वो लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए. In which of the following round table conference the representative of the Indian National Congress for the first time? तो कांग्रेस जो थी वो पहली दफा द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में रिप्रेजेंट किया. उसके बाद 1932 में नहीं किया और 1930 में भी नहीं किया था. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1935 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम. कहाँ से आए थे दिसंबर 1931 में? तो इट वाज फ्रॉम द लंदन, क्योंकि लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था. ऑन विच इशू डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने का था दैट कम्युनल डेलीगेशंस. तो BR अम्बेडकर जो था वो पहले ही गोलमेज सम्मेलन से दैट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे. इसके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे लोअर स्टेटस सोसाइटी के लिए, लो दलितों के लिए, और विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय द गांधी एंड द कांग्रेस. उनके लिए ऐसा था कि वी आर जस्ट वीकनिंग आवर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये क्वेश्चन इतनी दफा आ चुका है. रिसेंटली आई अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन 67th, उसमें भी ये 67th BPSC, उसमें भी ये आंसर क्वेश्चन था. BR अम्बेडकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसमें आप देखोगे कि इट वाज द सेकंड 1931 वेयर कांग्रेस पार्टिसिपेटेड एंड गांधी जी वाज द कांग्रेस फिगर. उसके अलावा आप एनी बेसेंट का नाम सुना, सरोजनी नायडू का नाम सुना. विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932? तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसका जो था इट वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. The question is that the meeting of Indian and British politicals during 30-32 in London has often been referred as the first, second and third round table conference. It would be incorrect to refer to them as such because ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? कुछ और कह सकते हैं हम इसको. The Indian National Congress did not take part in 2 of them. See, this is what, ये जो एक व्यू है, ये बिपिन चंद्रा का व्यू है. वो कहते हैं कि ब्रिटिश were staging a रामायण without रामा. और रामा का यहाँ तात्पर्य है कांग्रेस के बिना, बिकॉज कांग्रेस वाज द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स एट दैट टाइम. तो उसके बिना जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इसका कोई मतलब नहीं था. इंडियन पार्टीज अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेड सेक्शनल इंटरेस्ट एज नॉट द होल ऑफ इंडिया अप टू सर्टेन एक्सटेंट. आप कह सकते हो जैसे BR अम्बेडकर वाज रिप्रेजेंटिंग द दलित इंटरेस्ट. तो ये कहा जा सकता है, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. इसके लिए इसको गोलमेज सम्मेलन नहीं कहा जाना, ये तो उपयुक्त नहीं होगा. Then the first Labour Party had withdrawn from the conference. They are making the proceeding of the conference partition. ये भी exact reason नहीं था, but the exact reason था that it was an instance of conferences held in 3 sessions and not that of the 3 separate conferences. तो एक ही conference था और उसके 3 दफा हम बुलाए गए अलग अलग बातों पे. जब भी हमें कुछ conclusion नहीं मिला, finally even the third गोलमेज सम्मेलन में भी हमें कुछ नहीं मिलता है, but again हमने अपने आप को टाइम दिया, we thought about it, और उसके बाद हमने इसमें पार्टिसिपेट किया. अभी हमने डिस्कस किया था that who were the leaders who participated in the second round table conference? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एंड मौलाना आजाद. ये दीज ऑल फोर्स जो थे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे. तो इट वाज करेक्शन, आई थिंक इट वाज मौलाना जो आजाद हैं, ही वाज नॉट पार्टिसिपेटेड. मौलाना आजाद नॉट पार्टिसिपेटेड. करेक्ट आंसर इज 1 2 3. इसके अलावा एनी बेसेंट ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. तो ये जो थे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स के. और दूसरे लीडर में आप देखोगे कि BR अम्बेडकर तो थे ही जो हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे थे. और प्यारे लाल नैयर जो थे, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, प्यारे लाल नैयर गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया. उसके अलावा आप देखोगे कि महादेव देसाई ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. क्वेश्चन नंबर 19 से दैट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेशन. बिल्कुल सही है, उन्होंने मांगा था. इन द पूना पैक्ट अब बाद में देखोगे कि दलित्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस और BR अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसमें स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं और फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए इन लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वेयर मेड. बिल्कुल सही है ये. एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. यस, ये तीनों सही है बिकॉज कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड वाले में ही पार्ट लिया था जो कि 1931 में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. नहीं, ये तो गॉस्पेल ट्रूथ है कि गांधी जी अगर कहीं रहे तो गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया. एंड इट वाज इम्प्लिसिट इन द गांधी इनविट पैक्ट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये गांधी रिविजन जो समझौता हुआ था जून 1931 में, उसका पर्पस ही यही था कि गांधी को वहां लेके जाना. एक्चुअली 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था उसका पर्पस ही यही था कि कांग्रेस शुड पार्टिसिपेट इन द दैट गोलमेज सम्मेलन. सो करेक्ट आंसर इज A is false but R is true. So this is the correct answer. So in this way आपने ये देख लिया कि that what was the गोलमेज सम्मेलन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं.
तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो हुआ, जनवरी 1931 तक चला और ये लंदन में हुआ और कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट की। मुस्लिम लीग ने आगा खां को भेजा, मौलाना मोहम्मद जिन्ना को भेजा। कुछ प्रिंसली स्टेट्स वेर आल्सो रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द हिंदू महासभा, सिख, पारसीज, डिप्रेस्ड क्लास, बी आर अम्बेडकर। और उन्होंने वहां पे जाके क्या मांगा? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। वोमेन वे आर रिप्रेजेंटेड बाय बेगम जहां आरा शहनवाज और राधा भाई सुब्रमण्यम। लॉर्ड इरविन उस टाइम के वायसराय थे और कोई मेजर आउटकम नहीं हुआ, कांग्रेस तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं की। और रैमसे मैकडोनल्ड जो थे वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। द्वितीय जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वो आप देखें कि दिसंबर के महीने में हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था साइन 5 मार्च 1931 को। उसमें ये क्लाउज था कि आप टाइम बिंग के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को होल्ड कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मदन मोहन मालवीय एंड ए रंगास्वामी अय्यर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम आता है। मुस्लिम लीग कौन थे? आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना एंड द डिप्रेस्ड क्लास बाय बी आर अम्बेडकर। आर श्रीनिवासन, सरदार संपूर्ण सिंह, ये सब जो थे डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और सरोजिनी नायडू जो थी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये फर्स्ट इंडियन, आपके सुना होगा कि शी वाज द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट। लॉर्ड वेलिंगटन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। ये सब फैक्ट्स होते हैं। जैसे पहले में आप देखोगे कि इरविन थे, इरविन ने समझौता किया, तो जब द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो उस टाइम में वेलिंगटन आ गए थे यहाँ पे। एंड ए कम्युनल अवार्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टेड फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। गांधी वाज अगेंस्ट दिस। कम्युनल अवार्ड की बात चलती है और इसी बीच में कुछ दिनों बाद कम्युनल अवार्ड आ जाता है। गांधी जी गवर्नमेंट रिफ्यूज टू इंडियन डिमांड्स एंड टॉक्स फेल्ड। तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1 महीने के टाइम में 29-32 और दिसंबर 1932 के बीच में चलता है। इसमें भी कांग्रेस नहीं अटेंड करता है और गांधी भी नहीं जाते हैं। इन ब्रिटेन लेबर पार्टी इटसेल्फ नॉट डिसाइडेड टू अटेंड और ओनली 46 डेलीगेट्स इन टोटल टुक पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस। एंड लॉर्ड वेलिंगटन, ये देखो इसमें भी लॉर्ड वेलिंगटन ही थे और इसमें भी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसके बाद क्या होता है दैट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमने चलाया था resumed after the failure of round table conferences। और जैन 1932 को गांधी जी को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस वेरी इशूड, जैसे कि सिविल मार्शल लॉ जो थे वो इसी से रिलेटेड थे। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल वेयर बैन। देखो कांग्रेस को इन्होंने बैन कर दिया। रिप्रेशन वाज पार्टिकुलरली हार्श ऑन वुमेन एंड प्रेस वाज gagged and the national literature बैन कर दिया। So in this way you have seen that how round table conference was organized and it was futile। इसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल पाया। गांधी जी जिन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऐसा कुछ कॉन्सेशन लेके नहीं आ पाए और बदले में इसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जब दूसरा चरण स्टार्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो 1932 में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। मोर ओवर द कांग्रेस एज एंटायर पार्टी हैज बीन बैंड एट ऑल लेवल। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिव मेजर टेकन। नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट कम्युनल आर्बिट्रेशन एंड पूना पैक्ट। तो कम्युनल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि दैट आपने देखा होगा कि 1909 के बाद पहले मुस्लिमों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, उसके बाद 1917 में सिख और अदर जो रिलीजन के लोग थे उनके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। अब इस बार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर वाज आस्किंग फॉर कॉन्सेशन फॉर देयर ओन दलित पीपल ऑफ सोसाइटी। तो उसके लिए वहां से रैमसे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन किया। तो इसमें क्या था, इन दिस अवार्ड ईच माइनॉरिटी ग्रुप वाज गिवन सम रिजर्व सीट। जितने माइनॉरिटी वाले ग्रुप थे उनको रिजर्व सीट दे दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड इलेक्शन टू दो सीट टू बी हेल्ड थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। हमने बात किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो गया कि दैट इस एरिया में अगर दलित्स हैं तो दलित्स विल सेलेक्ट देयर ओन लीडर। ठीक है, दलित्स के इलेक्शन में और कोई लीडर नहीं आएगा। तो समहाउ गांधी जी ने इसको देखा और कांग्रेस ने इसको समझा कि इट इज अगेंस्ट द दैट यूनिटी ऑफ द नेशन, और हम जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ रहे हैं उसमें ये इसको कमजोर करेगा। तो उससे रिलेटेड ये आपके देखेंगे देयर आर सम अराउंड 19-20 क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, सो वी विल गो थ्रू दैट। ये देखोगे कि कम्युनल अवार्ड जो था व्हिच वर नॉट एलोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट फॉर द कम्युनल अवार्ड ऑफ मैकडोनल्ड। तो इसमें देखो कि मुस्लिमों के लिए दिया, सिख के लिए दिया, डिप्रेस्ड क्लास के लिए दिया, बट देयर वाज नथिंग फॉर द बुद्धिस्ट। अब उस टाइम में आप देखोगे कि गांधी जी वाज ड्यूरिंग दैट टाइम 1932 में जब उनको अरेस्ट कर लिया तो पुणे के यारवाड़ा जेल में चले गए। और व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू द डेथ, और वो जेल में ही फर्स्ट फास्ट स्टार्ट कर देते हैं अनटू द डेथ जेल में एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड? तो इट वाज द रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड थे जिन्होंने वो किया था विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ए सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप वाज मेड बाय द कम्युनल ट्रिब्यूनल ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड। अगस्त 1932 में 16 अगस्त को जब उन्होंने किया था तो मेड बाय द कम्युनल ट्रिब्यूनल। और उसमें आप देखो कि अनटचेबल्स को, मुस्लिम्स को तो पहले ही बना रखे थे, क्रिश्चियंस को भी बना रखे थे, एंग्लो इंडियंस बना, बट अनटचेबल्स वेयर फर्स्ट टाइम जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। वो खुद से अपने लीडर्स को सेलेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 says that महात्मा गांधी undertook fast unto the death in mainly because, क्यों किया उन्होंने? Because that राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। इससे इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो तो हमेशा रहा। रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्डेड द कम्युनल अवार्ड। तो करेक्ट आंसर इज दैट रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड जो दिया, उन्होंने देखा कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी पुणे के यार्डवाला जेल में। अब एक क्वेश्चन आता है, देयर आर सम कंफ्लिक्टिंग आंसर। उसमें ये कहा कि दैट हाउ मेनी सीट्स वेयर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लाइंट अंडर द पूना पैक्ट। अब कम्युनल अवार्ड जब हो गया तो कम्युनल अवार्ड के बाद उन्होंने, गांधी जी जब आमरण अनशन पे हो गए तो एक बड़े औकात के नेता जो थे और फास्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे जाते हैं ये अपने BR अम्बेडकर, उनसे बोलते हैं कुछ समझौता कीजिए, कुछ कॉन्सेशन कीजिए। तो उन्होंने एक समझौता किया और उसका नाम था पूना पैक्ट। यार्डवाड़ा जेल में उन्होंने पूरा पैक्ट साइन किया, पूना पैक्ट। और उस पूना पैक्ट में दलितों के लिए आप देखोगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में 71 एंड communal award which provincial 71 in communal award और 147 सीट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है 71 एंड 147 respectively. Now the question is the Pune Pact which concerned with the Pune Pact is concerned with the depressed class. The purpose of Pune Pact was to provide representation to untouchables. ठीक है, रिकंसिडरेशन ऑफ डायरेक्ची जो था, ये तो आपके साइमन कमीशन बोल के गए थे कि नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको। डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड ए पैक्ट। सो दिस इज अ कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि गांधी जी ने कभी उस पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया, बट इट वाज ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, इट वाज द गांधी जी हु वाज डीलिंग विद इट। तो पूना पैक्ट ही हम कहते हैं 1932 में हुआ और इट वाज रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which among of the following implemented after the announcement of communal award? Communal award जब अनाउंस किया गया तो उसके बाद हमने क्या किया? We gone for Pune Pact. Which of the following did not sign on historical Pune Pact? तो इसमें आप देखेंगे ये अब कंफ्लिक्टिंग है। मदन मोहन मालवीय थे जो साइन किए थे विथ BR अम्बेडकर, ठीक है। सी राजगोपालाचारी भी थे, साइन किए थे, बट महात्मा गांधी ने कभी उस पर साइन नहीं किया था। ठीक है, और इसका जो आपने देखा कि आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 कब हुआ था? ये एक्चुअली सितंबर में हुआ था। अगस्त में तो कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, और ये सितंबर में 1932 में पूना पैक्ट हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी, तो हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय घनश्याम दास बिरला। इट वाज घनश्याम दास बिरला। अभी देखोगे कि इस टाइम से कांग्रेस और जो बड़े नेता हैं वो हरिजनों के लिए या डिप्रेस्ड क्लास को अपने सोसाइटी में ऐड करने के लिए, अपने सोसाइटी में मिला के रखने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके कंडीशंस को, डाउन टू रोड इन कंडीशन को अप करने की कोशिश करता है। अब उसी में आपका पहला नाम आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। तो जब भी हरिजन सेवक समाज लीग की जो प्रेसिडेंट का नाम आएगा तो यहाँ पे आपको MK गांधी, ठीक है, का नाम देना है। ठीक है, MK गांधी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932। कौन थे? MK गांधी। ठीक है, ये था हरिजन सेवक संघ की यहाँ स्थापना की गई थी, उसका घनश्याम दास बिरला। द क्वेश्चन इज हरिजन सेवक संघ। द हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, GD बिरला। तो इसका करेक्ट आंसर इज GD बिरला, हरिजन सेवक संघ। द फॉर्मल नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ, जो पुराना नाम था दैट हरिजन सेवक संघ का, दैट वाज ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। दैट गांधी जी ने नेम दिया द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास लीग। ये क्वेश्चन एक्चुअली इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। ये देखा हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो हरिजन सेवक संघ जो था गांधी जी ने एक बनाई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में, और उन्होंने एक मैगजीन में पब्लिश किया जिसका नाम था हरिजन। ये कब किया था? 1933 में। और गांधी जी ने नेम दिया घनश्याम दास बिरला एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ। ओके, ये है। ये देखो, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पूना पैक्ट हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश, प्रेसिडेंट ही पूछा था, तो हमने घनश्याम दास बिरला बोला था, और जो फॉर्मेशन था इट वाज बाय गांधी जी। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज महात्मा गांधी। याद रखना, ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास लीग थी अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग 32 में उसकी गठन होता है महात्मा गांधी के द्वारा। 33 में वो हरिजन नाम का एक
किताब निकालते हैं और उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो घनश्याम दास बिरला जी थे, ठीक है। और यही नाम ये पूछ रहा था, फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ, तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में जिसकी स्थापना हुई। डिप्रेस्ड क्लास लीग की जो स्थापना होती है, तो डिप्रेस्ड क्लास लीग की जो स्थापना की गई थी, इट वाज बी आर अम्बेडकर। और ये कब हुआ था? ये बहुत लेट हुआ था, 1942 के करीब में हुआ था डिप्रेस्ड क्लास लीग। जबकि बाबू जगजीवन नहीं, ये सॉरी, इसमें भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दैट बी आर अम्बेडकर ने जो किया, दैट ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जबकि डिप्रेस्ड क्लास लीग की जो स्थापना की थी, ये बाबू जगजीवन राम ने की थी। तो ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी, फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग बाबू जगजीवन राम, देन ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन 1942 बी आर अम्बेडकर, एंड एक एसोसिएशन था, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन जो थे वो कभी कभी आपको नाम मिलेंगे, 1926 में हुआ था, एमसी रजा। तो ये सबसे पहले यही थे, एमसी रजा थे। एसोसिएशन वाज द फर्स्ट, देन एंटी टचेबिलिटी आए, फिर डिप्रेस्ड क्लास आए, इस तरीके से ये चलता रहा। वो ऑफ द फॉलोइंग सेड, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग पैंथम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल, ठीक है। ये अब इनसे दुख विक्षोभ तो बी आर अम्बेडकर जी को था, उन्होंने बोला कि यार ये तो हमारी सुन नहीं रहे, तो उन्होंने क्रिटिक्स किया कि गांधी जी जस्ट लाइक अ फैंटम, जिनका धूल तो बहुत उड़ा रहे हैं बट बात कुछ बन नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड, इट पेव द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड असिस्ट फॉर द SC एंड ST पीपल। तो इट इज द करेक्ट आंसर विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैकडोनल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड लेके आया उसके अगेंस्ट पूना पैक्ट साइन कर देते हैं। पूना पैक्ट में बोलते हैं कि भैया आप हमारे फोल्ड से बाहर मत जाओ, आप अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की क्या जरूरत है, वी विल लुक आफ्टर यू। और ये उन्होंने उनका सीट्स को बढ़ा दिया, ठीक है, 71 एंड 147। और उसके बाद अब देखोगे कि दिस पूना पैक्ट का जो कम्युनल अवार्ड का जो पर्पस था, दैट वाज डिफीटेड बाय पूना पैक्ट। और हम अपनी सोसाइटी में उसके अलावा दलितों के लिए बहुत से काम करने लगे, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना। और दिस वाज ऑल अबाउट द गोलमेज सम्मेलन फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल आर्बिट्रेशन एंड पूना एक्ट। एक फैक्ट्स इसमें थोड़ा देख लेते हैं जस्ट। 1932 में ये देखो, ये कह रहा है दैट in 1932 the British Prime Minister Ramsay MacDonald announced a communal award, separate electorate for the depressed class, the Muslim, European, Sikh, Anglo-Indian and Indian-based Christian, but not Buddhist. Buddhist नहीं थे, Jainism नहीं थे। Congress decided neither to accept nor reject it, but Ambedkar was in favor। वो यही तो चाहते थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वही कर रहे थे। महात्मा गांधी was opposed to the communal award as it would divide Indians. He went on indefinite fast। 32 में चिल गए, वहीं पे डेफिनेट स्टार्ट करने लगा। पूना पैक्ट क्या was signed by B.R. Ambedkar on behalf of डिप्रेस्ड क्लास with मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने साइन किया गांधी जी के बदले में। गांधी जी ने कभी साइन नहीं किया। एंड अबंडेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसमें सीट्स को रिजर्व किया गया, इंक्रीज टू 147 इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड 18% ऑफ द टोटल सेंट्रल लेजिस्लेचर। द कमिटी अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी, जिसको हम लुथियन कमिटी के भी नाम से जानते हैं। टू अंडू द डिवाइसिव इंटेंशन ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द पॉलिसी, गांधी ने स्टार्ट किया कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो बाद में हरिजन सेवक संघ बन गई, जिसके GD बिरला प्रथम प्रेसिडेंट रहे हैं, वाज स्टार्टेड इन 1932। इससे पहले एसोसिएशन नाम का था डिप्रेस्ड क्लास का, वो MC रजा कर रहे थे उसके ऊपर कुछ काम। और इन्होंने 1933 में ये गांधी जी ने हरिजन नाम का वीकली स्टार्ट किया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। और द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, द इमर्जेंस ऑफ सोशलिस्ट पीपल, और जिनकी माइंडसेट सोशलिस्ट थी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर that propagation of their own ideas। और ये अगला टॉपिक हमारा होगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ। Our next topic from modern history is कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो निर्माण हुआ था वो 1934 में हुआ था। इससे पहले हमने देखा कि हाउ द कम्युनल अवार्ड केम एंड हाउ द पूना पैक्ट was between the Congress and the B.R. Ambedkar towards the political emancipation of the Dalit people of the society। अब 1934 में आप कहानी देखोगे कि there was a section of Congress, it was some sort of ideological division between some people of Congress and those who have having some left orientation। तो 1934 में जब कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिलती है, तो वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की जाती है। दैट वाज टू फाइट द इलेक्शन अंडर द एजिस ऑफ कांग्रेस इटसेल्फ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना होता था कि देयर इज नो नीड टू फाइट द इलेक्शन। वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि एक इंटरनली एक अपने आप को डिवाइड करते हैं कि दैट वी शुड नॉट गो फॉर दैट इलेक्शंस एंड वी विल नॉट abide with the Congress policies, especially towards the people
और इनका ओरिएंटेशन होता है दैट आवर नेशनल मूवमेंट शुड बी मोर और लेस लाइक अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, और हम ये देखेंगे that who among the first question saying that who among the following was a prominent leader of socialist party। socialist party का जो prominent leader है, तो उसमें से फर्स्ट जो आंसर है दैट इज आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इनू मशानी, इन सब ने अक्टूबर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी विद इन द कांग्रेस थी, बट इनकी आइडियोलॉजी टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन और मूवमेंट की तरफ था। नेक्स्ट इज हु वाज द कन्वेनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल पार्टी एट पटना। मैंने बताया पटना में जब 1934 में कांग्रेस पार्टी मिली तो आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया वहाँ पे, एंड दैट द कन्वेनर वाज द जयप्रकाश नारायण। इन्होंने बोला कि वी विल मीट एट बॉम्बे एंड वी विल डिसाइड आवर प्रोग्राम। हम बॉम्बे में मिलेंगे और वी विल डिसाइड करेंगे what will be our program। The first meeting of the Congress Party, Socialist Party, the first meeting of the Congress Party was held in 1934 at Patna। Patna। The first session of Congress Socialist Party was held in year 1934, Patna। Is important। Congress Socialist Party was organized in 1934। 1934 में तो इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम आते हैं, तो उसमें जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नाम आते हैं। मीनू मशानी अदर इंपॉर्टेंट नेम। जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद द पार्टी। कौन से पार्टी से? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, वो उसके बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी उनमें हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इट इज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, फिर उसको नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना में उसकी स्थापना की। लोकनायक, लोकनायक की जो संज्ञा दी गई है, लोकनायक की जो संज्ञा दी गई इट वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नोन? तो जयप्रकाश इज नोन फॉर लोकनायक। लोकनायक, लोकनायक। जयप्रकाश दिवस, जयप्रकाश दिवस जो है दैट वाज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 1946। अप्रैल 1946 ये हुआ था दैट when the Jayaprakash criticized the government policies in during the preceding month of 1946 he was arrested। और उसी के लिए वहाँ के लोगों ने दैट जयप्रकाश दिवस मनाया था अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण, तो श्री नरसिंह नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, और इनके साथ आप देखो कि ये जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, ये सब 1931 के करीब में 1931 में बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना करते हैं। became the champion of socialism and wanted to overthrow the British rule। तो आप देखोगे कि ये सोशलिस्ट पार्टी जो थे, और सोशलिस्ट पार्टी के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कांग्रेस में जो कि लेफ्ट की तरफ अलाइन थे। उसमें फैबियन सोशलिज्म में आप देखोगे कि इट वाज द जवाहरलाल नेहरू, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन सब में जवाहरलाल नेहरू ही थे जिनकी जो इंक्लाइनेशन था दैट वाज टुवर्ड द फैबियन सोशलिज्म। एंड 1927 में जो सोशलिस्टों के साथ इनका वो हुआ एक्सपोजर, तो ये he was very much that influenced by the Russian socialist state। With reference to the Congress Socialist Party, question number 13, it advocated the British goods and evasion of taxes। ऐसी कोई बात तो इन्होंने की नहीं थी। It wanted to establish the dictatorship of proletariat। proletariat का जो ये मार्क्सिस्टों की आइडियोलॉजी रही है, ये जो हिस्ट्री है, इट इज द रिवोल्यूशन, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द प्रोलिटरेट एंड द कैपिटलिस्ट, एंड ऑन अ वेरी फाइन डे वी विल एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। श्रमिक वर्ग की बात करते हैं, प्रोलिटरेट इज द श्रमिक वर्ग। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस का। ये तो कम्युनल पार्टी जो हिंदू महासभा और जो अपना मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी थी, तो इन सब में से आप देखोगे कि देयर वाज नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये कर क्या रहे थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बात थी वो थे दैट वी विल गो फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म
जिसमें वी विल लुक आफ्टर एवरी section of the society like trade unions and the people, independent farmers, लोकल अथॉरिटी को एम्पावर करने की बात करते हैं ये। आइडियोलॉजिकल डिवीजन होने का एक और रीजन ये भी रहा दैट आप देखोगे कि 5 जून 1931 को गांधी इरविन जो समझौता होता है ये इनको पसंद नहीं आ रहा था। सो एक ये रीजन ये भी था इनका डिवीजन होने का, दे थॉट कि यार वी शुड गो अहेड बिकॉज दे आर नथिंग मच सब्सटेंशियल वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस CDM एंड दिस Gandhi Irwin समझौता and the way of Congress is doing. Next is the Bombay Manifesto signed in 1936 only opposed the preaching of socialist idea. Yes, ये कैपिटलिस्टों के द्वारा स्थापित की गई एक साइन की गई एक मैनिफेस्टो थी जिसमें उन्होंने सोशलिस्ट आइडियल्स को अपोज किया डायरेक्टली। उसके अलावा इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऑफ कोर्स उनके क्लास इंटरेस्ट की बात थी यहाँ पे, तो आप देखो कि इन दोनों को ये सपोर्ट करते हैं। So as we have seen that around 14 questions were from the Congress Socialist Party, we need to go through the some basic on the facts जो इससे related है। So ये आप देखो that the rise of the left wing, तो rise of left wing जो होता है वो either inside the Congress or outside the Congress। तो 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है, SV घाटे जो होते हैं उसके प्रेसिडेंट होते हैं। एंड 1935 में इनके एक लीडर आते हैं PC जोशी, जो ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, जो कि टिल नाउ विच वाज वेरी फ्रेगमेंटेड। उसका नेशनल मूवमेंट में कुछ ऐसा स्पेसिफिक जस्ट यू कैन से कंट्रीब्यूशन टिल नाउ नहीं रहा था। 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ही टुक पार्ट एंड इन नेशनल मूवमेंट ऑर्डर्ड अगेंस्ट फासिज्म एंड नाजिज्म। उन्होंने बोला हम भी इसमें फाइट करेंगे। द इंडियन कम्युनिस्ट वेयर टू वंस अगेन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द 1936 में आप देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम था डन ब्रेडले थेसिस द एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया, आरपी दत्त जो थे और डन ब्रेडले के द्वारा लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि हाउ वी कैन कम्युनिस्ट पार्टी कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशनल मूवमेंट। और इसमें इन्होंने ये भी माना अकॉर्डिंग टू दिस थेसिस द नेशनल कांग्रेस कुड प्ले ग्रेटर पार्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्क रियलाइज द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा ये आरपी दत्त जो थे, आरपी दत्त कांग्रेस फॉर्मेशन में एक आइडियोलॉजी चल रही थी that ideology was just Congress is just Congress is having support from British authority and it is raising the voice of, or it is trying to stifle the voice against the British authority। तो ये जो आरपी दत्त थे उस आइडियोलॉजी के सब्सक्राइबर थे। बाद में आप देखो कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो एक बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन में देखा हमने PC जोशी की बात की एंड ही कॉल्स अपॉन ऑल इट्स मेंबर टू जॉइन द कांग्रेस एंड इनरोल द मासेज अंडर द इन्फ्लुएंस टू द कांग्रेस बिकॉज ही न्यू कि अगर कांग्रेस से बाहर रहेंगे तो पॉसिबली उनकी आइडियोलॉजी भी उतनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। 1939 में PC जोशी एक वीकली लिखते हैं जिसका नाम होता है नेशनल फ्रंट, और उन्होंने ये कहा कि दैट इज द क्लास स्ट्रगल टू इट इज द ग्रेटेस्ट क्लास स्ट्रगल इन आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ विच कांग्रेस वॉज द मेन ऑर्गन। सो आप देखोगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं ये समझने लगी थी कि दैट देयर एग्जिस्टेंस इज एट द थ्रेट, और आप देखोगे कि ये कांग्रेस को सपोर्ट करने लगते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आप जाओ, अपने जो लोग हैं उनको बोला जाओ कांग्रेस में काम करो, उनके साथ मिलकर काम करो, और हम जो क्लास रिवोल्यूशन ला रहे हैं दैट वी विल वर्क विथ कांग्रेस। स्ट्रगल, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल तो चलेगा ही, साथ वी विल गो फॉर क्लास मूवमेंट, सोशल मोबिलिटी, ये सब जो चीज़ें थी। इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे 36-42 में इन्होंने बिल्ट अप ए पावरफुल पीसेंट मूवमेंट्स इन केरला। बहुत सारे आंध्र, बंगाल और पंजाब वगैरह में जो आंदोलन हुए थे, भागा वगैरह, वो सब इन्हीं से रिलेटेड थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कहानी आ जाती है, यंग कांग्रेसमैन, इनको गांधीयन स्ट्रेटजी से प्रॉब्लम हो गया, स्पेशली ये इरविन समझौते के बाद, और ये अट्रैक्टेड बाय सोशलिस्ट आइडियाज। और इन्होंने बोला कि ये जो CPI के जो लीडर्स है इनके साथ भी उनका ज़्यादा कुछ आइडियोलॉजिकल मेल नहीं खा रहा था, बिकॉज इनके लिए क्लास स्ट्रगल के ज़्यादा इंडिपेंडेंस वाज द मोर कंसर्न। बट हाउ इट शुड बी, किस मेथड से हो, ये इशू था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए जिसके नाम बताए, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी, और 2-4 इंपॉर्टेंट लीडर्स इसमें आप और सुनोगे दैट मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव, दैट एक और हैं अशोक मेहता, उसके अलावा आप देखोगे राम मनोहर लोहिया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे।
इनका 4 बेसिक प्रोपोजिशन था दैट द प्राइमरी स्ट्रगल इन इंडिया वाज द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड दैट नेशनलिज्म वाज नेसेसरी स्टेज ऑन द वे टू सोशलिज्म वर्क इनसाइड द नेशनल कांग्रेस एंड दैट it would be a suicidal policy for us to cut ourselves off from the national movement that the Congress undoubtedly represents. See, this is the main reason. आप लेफ्ट को देखें कि वो अब कांग्रेस के अंदर ही मर्ज होना शुरू करते हैं. थर्ड कहते हैं कि दैट दे मस्ट गिव द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट अ सोशलिस्ट डायरेक्शन. ये भी था एक आइडियोलॉजी इनका, सोशलिस्टों का पर्पस ये था. एंड द लास्ट इज दैट दिस ऑब्जेक्टिव दे मस्ट ऑर्गेनाइज द वर्कर एंड पीसेंट्स इन देयर क्लास ऑर्गेनाइजेशंस, वेज स्ट्रगल्स फॉर द इकोनॉमिक डिमांड्स एंड मेक देम द सोशल बेस ऑफ द नेशनल स्ट्रगल. मेरठ थेसिस ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने कहा दैट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एज ए होल एक्सेप्टेड एज ए बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशलिज्म विद मार्क्सिज्म. सो अब देखो ये सोशलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों को मिला देते हैं एंड ये उनकी आइडियोलॉजी थी कि दैट वी विल एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट. फैक्ट आप देखोगे कि विद इन द कांग्रेस भी कुछ ऐसे लीडर्स हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और जिन्होंने लेफ्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया. इसकी यूनिकनेस रही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, डिड नॉट कन्फ्रंटेड द कांग्रेस लाइक द कम्युनिस्ट और वर्क विथ कांग्रेस इन मेनी पोजीशन, आइदर इट इज इन कांग्रेस कराची रेजोल्यूशन, नेशनल प्लानिंग कमिटी, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल इंडिया, दिस इज ऑल अबाउट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. हमने देखा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट स्टेट और एज वेल एज ऑर्गेनाइज द पीपल एंड लेड द नेशनल मूवमेंट्स along with Congress, not against Congress, not without Congress. Next जो important topic है, this is provincial election and the formation of cabinet 1937. So 1935 में आप देखोगे कि there was an act which was a constitutional advancement. constitutional advancement के लिए 1935 का एक act होता है और उस act के basis पे there was an election और ये election होता है 1937 में, जिसमें बहुत सी पार्टियाँ participate करती है और उसमें कांग्रेस जो थी इट वाज अ प्रोमिनेंट पार्टी. सो जब आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो हम इसके बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं. ये कह रहा है दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कांग्रेस डिड नॉट वोन एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन फॉर विच द लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच वेयर हेल्ड अंडर द 1935 एक्ट. 1935 एक्ट के तहत 1937 में जो इलेक्शन हुई उसमें कहाँ पे कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी. तो आप देखोगे कि ये जो फैक्ट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, तो मद्रास में मिली थी, बिहार में मिली थी, उड़ीसा में मिली थी 3, यूनाइटेड प्रोविंस में मिली थी 4, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ये दोनों एक साथ हैं. टोटल 5 जगह पे उन्हें मेजॉरिटी मिली थी, क्लियर कट मेजॉरिटी, ठीक है. बट बंगाल एंड पंजाब एंड सिंध, इन 2 रीजन में उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली थी. सिंध. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अभी आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे. द प्रोविंस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ पे कांग्रेस ने कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, could not get, हमने देखा था कि it was in पंजाब एंड सिंध एंड बंगाल. तो आसाम बंगाल के रीजन को ये बोल रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर ऑप्शन इसमें स्पेशली बंगाल या पंजाब सिंध है तो उन दोनों को मानना है, आसाम को हम लीव कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रोविंसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन्ड ए फुल मेजॉरिटी. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन हुआ है उसमें आप देखो कि सेंट्रल प्रोविंस में फुल मेजॉरिटी, बिहार में फुल मेजॉरिटी, मद्रास में फुल मेजॉरिटी, बट इट वाज नॉट इन पंजाब. पंजाब में उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट, कौन सा एक्ट हुआ था? इट वाज अंडर द एक्ट ऑफ 1935, 1935 के एक्ट में. पार्ट ऑफ पॉलिटी आप उसमें पढ़ोगे इसको, वी विल वेरी सून गो थ्रू दैट. 1937 इलेक्शंस कांग्रेस सिक्योर्ड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द स्टेट. नंबरिंग कितने, ठीक है, राजस्थान ने अपने आंसर में 6 लिखा है, बट इनफैक्ट इट वाज द 5, और वो 5 हमने अभी बात किया था कि इट वाज मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड उड़ीसा. द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन. देखो 5 जगह पे उन्हें तो फुल सपोर्ट मिला था और उन्होंने 6 जगह पे अपनी सरकार बनाई थी. 5 और 6 का रेशियो याद रखना. अब 6 में कहाँ पे? मद्रास
यहाँ तो मिली थी सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, मुंबई, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस। सो ये थे जो 6 जगह पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, 5 जगह बहुमत, 6 जगह पे सरकार। और कहाँ पे नहीं बनाई थी, तो इसमें आपका आंसर होगा प्रोविंस डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री। कहाँ पे इन्होंने नहीं बनाया था, तो बंगाल और पंजाब जहाँ पे थे वहाँ पे कांग्रेस की लुटिया डूब गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट 1935, इलेक्शन इन 1937। सो बिहार में बनाया, मद्रास में बनाया, उड़ीसा में बनाया, पंजाब में नहीं बनाया, एंड बंगाल में नहीं बनाया। In how many provinces was the Congress ministry formed in the election of the year 1937? It is total 6. The tenure of the Congress ministry formed in the election of 1937 after the Act of 1935 was कितने दिनों के बाद? उन 28 महीनों के बाद इनकी जो सरकार जो थी, जो मिनिस्ट्रीज में जो सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और वो इस्तीफा देने का ये कारण था that without asking anything from the Indian government or Indian people, इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 1939 से 45 के बीच में रहा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया गया इंडियंस को। सो दैट इज व्हाट द इशू, डिसीजन ले लिया गया था इनफैक्ट। सो इसके कारण 28 महीनों के बाद इन्होंने छोड़ दिया, ये बोला नहीं चाहिए मुझे आपकी मिनिस्ट्री। अब इसकी में आप देखोगे कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इस खुशी में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आगे की क्वेश्चंस में आए। देखो, द क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज in the province in 1937, Congress ruled for 28 months. Then the Muslim League celebrated the Day of Deliverance 22 December 1939. In which working committee did the Congress adopted the policy of abolishing land ownership? तो लैंड ओनरशिप के बारे में आप देखोगे कि जब उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार जो था इन 1937 के वर्किंग, जो 1937 का जो इनका वो था वर्किंग कमेटी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था लैंड ओनरशिप को हटाने का। इट इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट यू कैन से फॉर फार्मर्स। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड विद द फाइनेंस पोर्टफोलियो, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। तो फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, इट वाज रफी अहमद किदवई, और जो चीफ मिनिस्टर थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। लॉ मिनिस्टर थे कच्चू, केन कच्चू। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म अ मिनिस्ट्री। हमने बोला 2 जगह पे, 3 एंड 4, बंगाल एंड पंजाब में उनकी बात नहीं बनी थी। तो करेक्ट आंसर इज 3 एंड 4। कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कनेक्टेड विद द मुस्लिम ग्रीवेंसेस। अब आप देखोगे कि मुस्लिम लीग की एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। अब हम दूसरे स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म की तरफ होते हैं। इट मीन्स हम ये ट्राई कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि यार हमारे जो इंटरेस्ट हैं एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी से नहीं मिल रहा है। मुस्लिम लीग की जो पूरी राजनीति होती है, आप देखो 30 ऑनवर्ड्स इसी पे होती है, दैट शो पीपल दैट we are being harassed and this nation is going towards a Hindu nation, becoming a Hindu nation, and our interest will be subdued, और हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने जब कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उसके टाइम में 3 रिपोर्ट पास किए थे। पहला इसको 1938 में, शरीफ रिपोर्ट उन्हें 1939 में, एंड इसको मुस्लिम सफरिंग, इसको बोलते हैं फजूल हक, ये भी 1939 में आया था, बट दिसंबर 1939। ये इसको जस्ट आप देखेंगे डे ऑफ डिलीवरेंस के कुछ दिन पहले आए थे। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये शरीफ वाला मार्च में है, 3 इज द करेक्ट आंसर। सो इससे ये वो ये दिखाना चाहते थे कि ये कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री, इट्स नॉट वेरी इंक्लूसिव, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस। त्रिपुरी क्राइसिस जो था एक इम्पॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस का। त्रिपुरी जो है जगह, एमपी में एक जगह है, दैट वहाँ पे त्रिपुरी सेशन हुई थी कांग्रेस की। एंड इससे पहले की थोड़ी कहानी को हमें जानना होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 के हरिपुर अधिवेशन जो कि गुजरात में है, वहाँ के सेशन के वो प्रेसिडेंट थे। एंड वहाँ पे आप देखोगे कि
सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजी थी वो स्लाइटली डिफर हो रही थी, और वो भी लेफ्ट ओरिएंटेशन था उनके तरफ, उनका भी। और 1938 में वो प्रेसिडेंट रहे। 1939 के सेशन में आप देखोगे कि गांधी जी ने एक अलग ही कैंडिडेट को सपोर्ट किया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, और जब इनके बीच में कंटेस्ट हुआ कैंडिडेचर का, दैट हु विल बी द प्रेसिडेंट, तो गांधी जी का जो कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए थे। ठीक है, अब इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो वो वेहीमेंटली अपोज करने लगे इसको, उनके सारे जो फॉलोअर्स थे वो अपोज करने लगे। सो ये एक सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। उसके बाद उस प्रेसिडेंट जो सेशन हुए थे उसमें राजेंद्र प्रसाद बने उसके प्रेसिडेंट। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और के आगे भी कुछ फैक्ट्स हैं दैट उसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस से बिल्कुल ही आप अलग हो जाते हैं ये सुभाष चंद्र बोस, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो हम उसी से रिलेटेड 4-10 क्वेश्चन हैं अराउंड, वो हम करेंगे जल्दी से, और जो फैक्ट्स हैं वो हम देख लेंगे इसमें। The very first question of this section is saying that who of the following presided over the Haripura session of the Indian National Congress? तो 1938 का जो हरिपुरा सेशन था उसकी जो अध्यक्षता की थी, इट वाज डन बाय द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। Haripura, where annual session of Indian National Congress was held under the presidency of Subhash Chandra Bose in 1938, is situated. हमने भी बात किया था कि it is situated in the state of Gujarat. कुछ कमिटीज हैं, हम एक स्पेशल एक क्लास उसमें क्वेश्चंस देखेंगे विच आर रिलेटेड टू द कमिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऐसे ही कमिटी थी बटलर कमिटी। बटलर कमिटी जो स्थापना की गई थी 1927 में, और जिसका पर्पस था इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। तो ये आपका इसका दिस इज द करेक्ट आंसर। बटलर कमेटी का जो वो था, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टेट्स कमेटी। इंडियन स्टेट्स कमेटी। ठीक है, इनका पर्पस था स्टडी करना है पर जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कुछ रिफॉर्म आप रिकमेंड करना चाहते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल। इंडियन किंग्स ने एक इसमें लीडर थे, एक इनका इंडियन किंग्स ने सर लेज़ली स्कॉट को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट who was elected as the president of Indian National Congress? 1938 में कौन प्रेसिडेंट था? या फैक्ट है, जल्दी से आप इसको कर दोगे। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस was chosen president of Congress in the Tripuri session of Indian National Congress. And the where is the Tripuri? It is in Jabalpur in MP. 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था। Question number 6. In which of the following session of Indian National Congress Subhash Chandra Bose was elected as the president for the second time? So it was first in 1938, Tripuri में 1939. Netaji Subhash Chandra Bose became the president of Indian National Congress by defeating which leader? तो इसमें आप लिखोगे it was P. सीतारामैया। Subhash Chandra Bose defeated Pattabhi Sitaramayya and became president of Indian National Congress. So it was in Tripuri session 1939. Who became the president of Indian National Congress after the resignation of Subhash Chandra Bose? अब इसके बाद आप देखोगे कि it was राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। The whole dispute between the Subhash Chandra Bose and the right wing after the Tripuri session of the Congress centered around to the question of. So it was the question of formation. It was the question of formation of Congress Working Committee. Congress Working Committee. Working Committee. Question of working. Gandhi was against the point of view about modernization and working conduct of किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो 1938 के बाद से काम कर रहे थे। Question number 11 says, which Indian national leader looked upon a war between Germany and Britain as a fortunate opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र का व्यू था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, बिकॉज दो बोथ आर फासिस्ट फोर्सेस जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और यही बात है कि जब आप कांग्रेस सोशलिस्ट, जब कांग्रेस में इनका चलना बंद हो गया तो ये बाहर जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फिर दूसरे देश से इसका हेल्प मांगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस एक बार फिर से कमजोर हो जाती है। Now we are reaching towards the 1940s, but 1940s के पहले कुछ प्रिंसली स्टेट्स की भी कहानी है। हमने अभी जस्ट एक ग्लांस में देखा था कि देयर वाज अ
Indian States Committee, which was a committee headed by a butler and who had to take the status of Indian relation of Indian princely states and the British governments and recommend any changes in economic and financial matters. There are some questions related to it. That the following was the president of All India States People Conference in 1939. So All India People Conference जो था 1927 में इसकी गठन की गई थी. जैसे इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ये प्रिंसली स्टेट्स से थे. बलवंत राय मेहता, पंचायती राज से इनका संबंध है. जे.आर. अभ्यंकर. 1939 की जो कहानी थी, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू बिकेम द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस. ये नेशनलिज्म से रिलेटेड है. प्रिंसली स्टेट्स में हाउ दे विल लीड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इससे रिलेटेड था ये पार्टी. मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द इंडिया, ये आपके पॉलिटी का भी क्वेश्चन है. तो आप देखिए 1947 के पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट थ्री दैट वाज हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ऑल वेर इंटीग्रेटेड, बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. And the purpose of Butler Committee 1927, ये बार बार आ रहा है, that improvement of relationship between Indian provinces and crown. ठीक है, करेक्ट आंसर. ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस अभी हमने देखा था, इट वाज सेट अप इन 1927. मेहता, बलवंत राय मेहता, जे.आर. अभ्यंकर, इन सबका नाम आता है इसमें, जिसका पर्पस था पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया. Integration of state was done under the leadership of Lauh Purush Sardar Vallabhbhai Patel. Statue of Unity, केवड़िया, बड़ौदा. सरदार पटेल का इसमें नाम आता है, सरदार पटेल. He was the Home Minister और State Department इनके पास था. Which three states delayed accession to the Indian Union? कौन से 3 स्टेट्स थे जिन्होंने डिले किया बाकी प्रिंसली स्टेट्स की तुलना में? सो इसमें आप देखो कि इट वाज जूनागढ़, जहाँ पे प्लेबिसाइट से, हैदराबाद जहाँ पे ऑपरेशन पोलो एक्शन के थ्रू, पुलिस एक्शन के थ्रू, एंड जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे आप ट्रीटी ऑफ एसेशन जो हमने साइन किया था उनके साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन IOA कहते हैं इसको, इसके द्वारा उनका भारत में विलय हुआ था. तो इसके कारण कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे, और यही सब प्रिविलेज के बाद हम कहते हैं कि अब फेडरलिज्म इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म. जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो यूनिट्स और स्टेट्स हैं, उनके बीच में एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप नहीं है. किसी को हम स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं. जम्मू एंड कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. एंड 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बन गया था. इसने क्या साइन किया था? IOA. और उस टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और महाराज ऑफ कश्मीर कौन थे? हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू. At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for a united and independent existence? ये था, that was the पंजाब प्रोविंस. ये अलग होना चाहता था पंजाब प्रोविंस. आज भी आप इसके आप देखोगे कि सीट्स जो थे यहीं से निकले थे. आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती है. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको वेहेमेंटली अपोज किया, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. के लिए स्टेट्स ने भी जो था इंडिपेंडेंट स्टेट के आइडियाज को कबूल नहीं किया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स का जो संबंध हुआ हैदराबाद से है. ठीक है, एंड ये 29 नवंबर 1947 में साइन हुआ था. इसमें था उस टाइम के जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे, मीर लायक अली, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में ये हुआ था. So we could see that how the princely states were not in mood. Some princely states were not in mood to integrate themselves with the India, but finally they merged with India. कहानी आगे बढ़ती है. We are at the 1939 पीरियड में, तो it was the period of Second World War. ठीक है, हमने देखा कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थे उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी. बोला कि आपने तो हमसे बिना पूछे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले लिया है. हाउ अ कंट्री हु इज सबसर्विएंट टू द अदर कैन थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ अदर कंट्रीज और प्रोटेक्शन ऑफ अदर कंट्रीज? हम तो सोवरेन कंट्रीज हैं नहीं.
तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत से प्रपोजल ऑफर्स आते रहते हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वेयर द सम ऑफ द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में। सो इन पॉइंट्स को थोड़ा हम अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस तो कम है बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्चुअल थिंग्स। First question is saying the Congress ministries in on the provinces resigned in the year 1939 because there was too much communal tribunals turbulence and the provinces. The rise of the left wing made possible work for the Congress. Congress was unable to make a cabinet, but as there was no such reasons. So none of the above. Exact reason था that Indians were allowed to participate on behalf of British government in Second World War, but Congress was not in concurrence. When did the Second World War end? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945। 1945 नागासाकी 9 अगस्त और 6 अगस्त, नागासाकी और हिरोशिमा पे जब यूएसए ने एटम बम गिराया था। लिटिल बॉय फैट मैन, कुछ ऐसा ही वो नाम थे। Who was the British Prime Minister during the Second World War? तो Second World War के टाइम में it was the Winston Churchill. Winston Churchill थे। Now the question is, what was the policy of Indian National Congress during the Second World War? Cooperation of British in case of unsurrender of, बोला आज़ादी दो मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अगस्त ऑफर वगैरह का नाम अभी हम देखेंगे, वो आते हैं इससे। एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिश, बोला नहीं ऐसा कोई एक्टिव कोलैबोरेशन नहीं था। न्यूट्रल तो हम बिल्कुल नहीं थे, बट कुछ लीडर्स बोल रहे थे कि वी शुड बी न्यूट्रल। बट वहीं पे आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर थे, ही वाज सेइंग दैट वी शुड टुक द अपॉर्चुनिटी, रिवेंज इट बाय हुक और बाय क्रुक। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड असिस्टेड ब्रिटिश इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है, दोनों फॉल्स हैं, बोथ एस आर and are false. There is no statement is true. उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम कोई कोलैबोरेशन नहीं किए थे। हमने मांगा था कि आप अगर हमें दे दो आज़ादी, तो हम सोच सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 इज द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939। द कांग्रेस रीजन क्या दे रहा है? द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वायसराय टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही है, यही एक रीज़न था जो हमारे कारण हमने जो बोला था कि हम अब सत्ता में रहना नहीं चाहते हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस थे, बट बहुत छोटे थे ये क्वेश्चंस, और थोड़ा इसके बेसिक फैक्ट्स को हम देखेंगे। तो अब ये देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, फिर अगस्त ऑफर आता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह। अभी हम लोग इस पोजीशन पे है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर द्वितीय जो था, इट वाज फाउट बिटवीन द फासिस्ट फोर्सेज of Nazi Germany and Axis power. Nazi Germany under Hitler, ठीक है। Britain needed support from India in fighting the war. जब ब्रिटेन, वो भी आपसे कब ऑफ मांगने लगे, आपके पास कब ब्रिटेन आने लगे? जब उन्होंने देखा कि हिटलर इज मूविंग, हम तो बहुत पीछे रह रहे हैं उससे। कांग्रेस क्या मांग रही थी? उन्होंने बोला लेट अस डिसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अस कॉन्स्टिट्यूट और फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वार फॉर डिसाइडिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर and some form of responsible government. Responsible का मतलब ये होता है कि there are some ministry, ठीक है, और portfolio system something something so that कि he can be questioned. और उस टाइम के जो वायसराय थे वो अपने लेंथिन्गो थे, और 1936 से 1944 तक रहे, और वहाँ पे कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इसी से रिलेटेड आप देखो कि वर्धा में मीटिंग होती है कांग्रेस की 1939 में, और गांधी जी कहते हैं कि ही इज इन फेवर ऑफ अनकंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटिश इन वार, ठीक है। ये क्रिटिक्स, वो काफ़ी इसको क्रिटिक्स कहते हैं कि गांधी जी वाज जस्ट एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। एंड देन सुभाष चंद्र बोस एंड द सोशलिस्ट, वो कह रहे थे इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये था। एंड नेहरू कह रहे थे कि बोथ ही वाज अपोज टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशन बाय स्टार्टिंग इमीडिएट स्ट्रगल। ये कहा नो इंडियन सपोर्ट टिल इंडिया वाज फ्री। CW कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन गया, इंडिया वाज डिनाइड फ्रीडम इटसेल्फ, हेंस इट कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द वार फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम। हम क्यों इसके पार्ट हो, कैसे हो सकते हैं? ब्रिटेन शुड एंड इंपीरियलिज्म एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापना करो। गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी टू इंडिया, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र को लाया जाए। गवर्नमेंट ने क्या बोला? लेंथिन्गो अब गेम खेल गए यहाँ पे, ट्राई टू यूज मुस्लिम लीग एंड प्रिंसेज अगेंस्ट द कांग्रेस।
उन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट एब टू रेसिस्ट एग्रेशन एट प्रेजेंट गवर्नमेंट विल सेट अप कंसल्टेटिव कमिटी टू सीक एडवाइस वेन एवर रिक्वायर्ड। हम एक कंसल्टेटिव बनाते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर, अभी आप हमें कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करने दो। A promise was made to have consultation with the representation of several community princes for modification of Government of India Act जो 1935 में हुआ था, और उसी बेसिस पे 1937 में इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस बोल रही है, उन्होंने बोला ऐसा हमें नहीं, हम ये सब पुरानी बातें हैं, हम नहीं मानेंगे इनको। नॉट टू सपोर्ट द वार एंड कॉल्ड फॉर कांग्रेस मिनिस्ट्री टू रिजाइन। और यही दिसंबर 1939 में जब रिजाइन करते हैं तो मुस्लिम लोग अलग से अपना वहाँ पे डिलीवरेंस डे मनाने लगती है। कांग्रेस लीडरशिप वाज अगेंस्ट द इमीडिएट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट मास स्ट्रगल। फिर hidden agenda of the government was to suppress any voices which rose against the government and gain support in war। तो ये चाहिए था कि मुझे सपोर्ट मिले कांग्रेस से, और सो दैट कि हम बहुत आसानी से इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। मोरोवर इसी टाइम में आप देखोगे कि डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस वगैरह का जो है उसी टाइम में उन्होंने इम्पोज किया था। द गवर्नमेंट कुड कॉल एलीट ट्रॉप्स फ्रॉम इंडिया टू सपोर्ट इन वार। इनका मान ब्रिटिश का ये था कि हम अपने लोगों को यहाँ से लेके जा सकें। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसमें भी जस्ट हम देख सकते हैं कि क्या था। डेट वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह आएगा, ये इसके बाद आएगा, उससे पहले ये देख लेते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो देखा हमने कि जैसे जैसे जो नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बहुत सी आइडियोलॉजी आगे बढ़ रही थी, जैसे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वैसे एक कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी थी। वो क्या थी? इट वाज अ सांप्रदायिकता जिसको हम बोलते हैं। सो आप देखोगे कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी रही वो पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल की। कांग्रेस आई तो कांग्रेस के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को 1906 में खड़ा किया। कांग्रेस के अगेंस्ट में भी इन्होंने बहुत सी पार्टियों को खड़ा की। कांग्रेस जब ब्रिटिश जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी कर्जन, उसके बाद आगे के जो भी वायसराय और उन्होंने जो फॉलो किया, अब इस बीच में आप देखोगे कि एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है मुस्लिम लीग, पॉलिटिकल पावर बन जाती है और वहाँ पे वो मुस्लिम वॉइस को रिप्रेजेंट करने लगती है। ठीक है, अब गांधी जी भी इस चीज़ को समझते हैं, और जो 1916 वगैरह में आप देखोगे कि जो लखनऊ पैक्ट होता है, इट वाज एम टुवर्ड्स द प्रिजर्विंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बट आगे आगे धीरे धीरे आप चलोगे कि जब 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट वगैरह जब बनते हैं, सो एक अलग ही रेडिकल टर्न लेने लगता है। और फाइनली इसका पर्पस ये होता है कि हम जब आज़ाद तो होते हैं, हमारे साथ साथ भारत का विभाजन भी हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत जो थे उसमें विभाजन हो जाता है, कुछ रीजन पाकिस्तान के नाम से देश में चले जाते हैं। एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि पहले बांग्लादेश को कहते थे, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान है। तो उन सब की जो आइडियोलॉजी थी और कैसे ये आगे बढ़ी, उन सब की कहानी को हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। Question number 1 says that who among the following first put forward the proposal of separate Muslim state in India। याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सेपरेट मुस्लिम स्टेट विद इन इंडिया जब इसकी बात करता है तो ये ब्लाइंडली गो विद मोहम्मद इकबाल। 1930 में इलाहाबाद, इट वाज इन इलाहाबाद, जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पे बात की थी कि देयर इज अ नीड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट हु कैन प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन सोसाइटी। पाकिस्तान रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने वाले कौन है? तो पाकिस्तान ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जो है ये ड्राफ्ट करने का श्रेय जाता है आपके सिकंदर हयात खान को। ये इसका संबंध आप देखोगे 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग एक सेशन करता है। उस सेशन में इट वाज सिकंदर हयात खान हु ड्राफ्टेड इट एंड इट वाज मूव्ड बाय फजलुल हक। You can say presented by Fazlul Haq. Who among the following had primarily used the word Pakistan? पाकिस्तान शब्द, ये तो मुझे लगता है आप लोग हमेशा सुनते रहे होंगे। पाकिस्तान शब्द जो है फर्स्ट टाइम इट वाज चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने यूज किया था। चौधरी रहमत अली एंड उनके फ्रेंड्स ने यूज किया था। ठीक है, और ये कब किया था यूज? सो इट वाज यूज ड्यूरिंग द टाइम एज ए स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उन्होंने एक नाउ और नेवर करके जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने पाकिस्तान नाम का वर्ड यूज किया था। क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वाज गिवन बाय।
ठीक है, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेपरेट स्टेट एंड सेपरेट स्टेट विद इन एंड सेपरेट नेशन। तो इसमें आप सर मोहम्मद इकबाल का नाम लिखोगे, जो एक पोएट और फिलोसफर थे, और 1930 में इलाहाबाद में उन्होंने पहली बार ऐसी बात की थी कुछ। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान। देखो आपने इसमें देखो कि सब नाम आप कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। लियाकत अली खान भी प्रोमिनेंट लीडर हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1919 ऑनवर्ड्स बिकम द होल एंड सोल लीडर ऑफ मुस्लिम लीग फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। और उस टाइम में उन्होंने ये लीड किया इसको, दैट वी विल गेट पाकिस्तान ए स्पेशल स्टेट और सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर of Hindu Muslim unity? It was Sarojini Naidu during 1919. 1919 के करीब में उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था इनके बारे में। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज इन्होंने पब्लिकली एक बार एक मेजर साहब थे, ब्रिटिश मेजर, उनके सामने मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला दैट यस आई वांट पीस, आई वांट टू इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू एट द अर्लीस्ट। इसीलिए सरोजनी नायडू ने उन्हें बोला कि ही इज एम्बेसडर। द रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन वाज मेड बाय दैट सर मोहम्मद इकबाल। और इन्होंने पर्सनली ये बात जवाहरलाल नेहरू को बोली, और जवाहरलाल नेहरू ने अपने बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसको लिखा था। Which of the following statement is not true about the Muhammad? Not true, ये not तो मेरे से हर एग्जाम में छूटता। Which of the following statements is not true about the Muhammad Ali Jinnah? He was the supporter of the two nation theory. बिल्कुल सही है। Presided the Lahore session of Hindu Muslim League in 1940. Had not participated in the non-cooperation movement. नहीं पार्टिसिपेट किया था। He always had died. ये इस टाइप के ऑप्शंस जो होते हैं ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। यूपी के इस एग्जाम का आंसर है ये। आई डोंट फाइंड कि कहीं ऐसे बुक में कुछ लिखा हुआ है, बट ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेफिनेट एक्सप्रेशन। कहाँ पे? इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग। किस साल? 1940। और ये वर्ड किसने? रहमत अली कैम्ब्रिज से आए थे ये वर्ड लेके, वो नाउ और नेवर नाम के उसमें डॉक्यूमेंट में। 10 क्वेश्चन 11 द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। अब देखो कि इट वाज इन द मार्च 1940। मार्च एक्चुअली 22 से 24 के बीच में चला, मार्च 1940 में, और 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। हु हैड मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। तो रेजोल्यूशन पाकिस्तान के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया था, खालिक उस जमान, ठीक है। और उसमें जो बनाने वाले थे, उसको जो ड्राफ्ट करने वाले थे, उसमें हमने देखा था कि इट वाज सिकंदर हयात खान, ड्राफ्टर हयात खान। एंड इसमें एक प्रेजेंटर थे, उनका नाम था फजलुल हक। उसके बाद द मुस्लिम लीग एनुअल सेशन व्हिच गिव इफेक्ट टू द जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज हेल्ड इन लाहौर 1940। मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया इन द सेशन ऑफ लाहौर 1940। When did the Muslim League celebrated the Pakistan? देखो 22 से 24 मार्च 1940 में इनका वो चला, लाहौर का जो सेशन चला था। वहीं 23 मार्च को इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया, और 3 साल बाद 23 मार्च 1943 को वो सेलिब्रेट कर रहे थे पाकिस्तान डे। तो 2-3 डे तो आपको ऐसे ही याद आ गया। अब देखो एक 22 दिसंबर 1939 को अपना डिलीवरेंस डे, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रियों ने अपना पद छोड़ दिया। 23 मार्च को उन्होंने मनाया 1943 में पाकिस्तान डे। और एक और आएगा 16 अगस्त 1946, जब ये मना रहे होंगे डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये 3-4 डेट से याद रखना मुस्लिम लीग से। हु डिड द चेयरमैनशिप? चेयरमैन कौन थे इसके 1940 में? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। एक पॉलिटिशियन थे, इकबाल जी ने बोला था।
तो गांधी जी और नेहरू जी एक देशभक्त थे, और ये हमें कहाँ से मिलती है, वो उनके बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलता है हमें। टॉपिक जो हमारे साथ है दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो हमने कहानी कुछ देखा था जस्ट, अगस्त ऑफर मिलता है, हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की जाती है। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन मिंटो पार्क। टू नेशन थ्योरी रेजोल्यूशन डिड नॉट हैव द नेम पाकिस्तान। It was rejected by Congress, Nehru calling it mad idea and Gandhi जी rejecting the two nation theory. So गांधी जी भी इसके अगेंस्ट थे। अगस्त ऑफर, अब जब हिटलर आगे आने लगा, बेल्जियम जब हार गया, तो ब्रिटेन जो है कॉन्सिलेटरी मोड में आ गया। 39 में स्टार्ट हुआ था, अगस्त में आप देखो 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और अगस्त में आप देखोगे कि हिटलर सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश सपोर्ट के लिए आ गया कि हमें सपोर्ट करो, रिसोर्सेज दो, मैन दो। तो उन्होंने क्या किया, अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर में क्या किया, डोमिनियन स्टेटस आपका पर्पस होगा अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपेंड करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे युद्ध के बाद, इन विच मेनली इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली इंडियंस, बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। बट डिफेंस हमारा रहेगा, माइनॉरिटी राइट्स हमारा रहेगा, ट्रीटीज विद स्टेट्स हमारा रहेगा, ऑल स्टेट्स हम डिसाइड करेंगे। और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। देखो कितना बड़ा गेम खेल गया उन्होंने माइनॉरिटीज, ये अगस्त ऑफर में। कांग्रेस रिजेक्टेड द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, इसके ऊपर भी इनको ऑब्जेक्शन था कि माइनॉरिटीज को अब स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो। मुस्लिम लीग वेलकम द वीटो एश्योरेंस, क्या था ये, वीटो था, जब तक वो नहीं मानेगी ये तब तक ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं है। एंड इट रिटार्टेड द पार्टीशन वाज द ओनली सोल्यूशन। तो अब देखो ये जो बात मुस्लिम लीग कर रही थी, उसी से ये कहानी है। पाकिस्तान डे और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो उसी से रिलेटेड आपको लगेगा कि ये तो एक पॉइंट इनको मिल गया कि अब ब्रिटिश भी इनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए मुस्लिम लीग ने वेलकम किया। इंपॉर्टेंस, इट वाज फर्स्ट टाइम द डिमांड ऑफ कांग्रेस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एडमिटेड इन प्रिंसिपल, ठीक है, भारतीय अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट्स वाज मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले तो डोमिनियन भी नहीं दे रहे थे, और डोमिनियन की मांग हम कब से कर रहे थे, तो वी वर डूइंग इट फ्रॉम 1929 में नेहरू ठीक है रिपोर्ट से। उसके बाद आता है रिजल्ट, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव होती है 8 से 12 करेंगे, नेशनल डिफेंस काउंसिल सेटअप करेंगे, रूल बिंग एडवाइजरी इन नेचर, डिफेंस फिनेंस होम वाज इन चार्ज ऑफ ब्रिटिश। तो ये अगस्त ऑफर से था। अगस्त ऑफर के स्पेशली इसमें सेक्शन नहीं है, और अगर होगा भी तो हम फिर से देख लेंगे एक बार। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं, इन्होंने बोला टू गिव अनदर चांस टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट डिमांड ऑफ कांग्रेस पीसफुली, जो हम मांग रहे थे अब दे दो भैया, टू शो दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वार एंड नेशनलिस्ट डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन नाजिज्म एंड डबल ऑटोक्रेसी, ठीक है। नाजिज्म मतलब जो हिटलर हो या आप हो, हमसे कोई उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हम वार में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वी आर पीसफुल पीपल, हमारे यहाँ बुद्ध की पॉलिसी से चलते हैं हम लोग। द नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस, इसी बीच में दिल्ली चलो मूवमेंट चलता है टुवर्ड्स दिल्ली इफ द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट द सत्याग्रही। और विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही बनते हैं टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम पनवर, कहाँ से, महाराष्ट्र के पनवर से, और उन फॉलो करते हैं। सेकंड जो थे सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस वर्किंग कमिटी along with 25,000 people were arrested in May 1941 and arrested in December. They wanted to defend Indian territories from Japan aggression. Congress working committee had following demands, वो तो हमने देखा। फुल इंडिपेंडेंस, अब हम डोमिनियन से बात तो बनेगी नहीं, फुल इंडिपेंडेंस एंड सब्सटेंस ऑफ पावर टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। सो ये आपने देखा कि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो थे से रिलेटेड। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्वेश्चन नंबर 1, in the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? It was the Pandit Jawaharlal Nehru. The word Sarvodaya was primarily used by the, Sarvodaya जो word है इसका use primarily it was used by the Jayaprakash Narayan. Primarily it was used by the, नहीं sorry, it was used by the महात्मा गांधी। सर्वोदय, अंत्योदय ये सब उन्हीं से रिलेटेड है। Who was selected as the first सत्याग्रही इन इंडिविजुअल मूवमेंट बाय महात्मा गांधी? तो ये विनोबा भावे। 41 पनवर, महाराष्ट्र, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, अब बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट स्टेज में होते हुए कि हम अभी अगस्त ऑफर के बाद अगली बार आपके पास क्रिप्स आते हैं सर, साइमन क्रिप्स को भी हम नहीं मानते हैं। एंड देन वी स्टार्ट फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये अब
थोड़ी देर में कांग्रेस जो है मिलिटेंट मूड में चला जाएगा और गांधी जी भी मिलिटेंट मूड में आ जाएंगे. So very soon we will get independence. Thank you very much.